वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यूनिट सेकंड। तो इस सीरीज़ में मैं कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट 6, 7, 8 ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर आपने बाकी की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहां से आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे। और इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बीए थर्ड सेम की जो हिस्ट्री और इंग्लिश है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उन सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट सेकंड, जिसमें हमें पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर रहेगा राजनीतिक दलों की परिभाषा और प्रकार। तो राजनीतिक दल जो होते हैं, देखिए वो एक ऐसा संघ या एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कुछ नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं और जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है। मतलब एक अपनी इच्छा से बनाया गया कोई भी संगठित समूह जिसमें समान राजनीतिक विचार साझा करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और जो कि संवैधानिक तरीकों से सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं और राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप राजनीतिक दल की परिभाषा पूछे जाने पर लिख सकते हैं। उसके अलावा आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में देखिए 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। प्रतिक्रियावादी दल जो कि पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों से चिपके रहते हैं या फिर उन्हीं की आइडियोलॉजी से बंधे रहते हैं। उसके अलावा सेकंड होता है हमारे पास रूढ़िवादी पार्टी जो यथास्थिति में विश्वास करती हैं। और फिर होते हैं उदारवादी दल जिनका जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है, संस्थानों को बदलना या उनमें कुछ सुधार करने की कोशिश लाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है कट्टरपंथी पार्टी जिनका जो मोटिव है वो क्या रहता है कि संस्थानों को उखाड़ फेंक देना चाहिए और हमें एक नई व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ये होते हैं। उसके अलावा राजनीतिक दलों की जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे इनको क्लासीफाई किया है। मतलब कुछ राजनीति शास्त्रियों ने इनको उग्रवादी दल, वामपंथी, उदारवादी दल और प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी इस तरीके के दलों में विभाजित किया है इनकी विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी थिंकिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो भारत में देखिए भाजपा और अन्य दलों के नाम भी आपने सुने ही होंगे, लेकिन हमें जो यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है कि किस तरह की पार्टी या किस तरीके का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमें यहाँ पे मिलता है। तो देखिए 3 तरीके का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था, सेम वही है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पार्टी प्रणाली जिसमें एक पार्टी शासन करती है और किसी विपक्षी पार्टी की अनुमति नहीं होती है, जैसे कि सोवियत संघ एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। उसके अलावा जो हमारी द्विदलीय प्रणाली है उसमें 2 प्रमुख दल होते हैं, जैसे कि यूएसए में है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। उसके अलावा अगर हम बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम की, जो कि इंडिया में पाया जाता है, जिसमें कि 700 समथिंग या 700 प्लस आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो बहुदलीय प्रणाली जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं, गठबंधन सरकारें होती हैं, और जैसे कि भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और काफ़ी सारे अन्य देशों में भी ये बहुदलीय व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगली चीज़ हम बात करेंगे प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो भारत में दलीय प्रणाली है और जो दलीय प्रणाली होती है उसकी क्या विशेषता है कि बहुदलीय प्रणाली महाद्वीपीय आकार, भारत समाज की विविध विशेषताओं, जैसे कि हमें कुछ अधिकार यहाँ पे मिले होते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं ने बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों को जन्म दिया है और भारत में दुनिया के सबसे अधिक राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के दल हैं, वाम दल है, मध्यमार्गी दल है, दक्षिणपंथी दल है और अन्य भी काफ़ी सारे नाम हैं। तो मतलब कुछ 2 या 3 नाम आप याद रख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए। अब जो चीज़ या जो कमियां आपको इस सिस्टम में नज़र आती हैं वो क्या है, एक विशिष्ट या एक स्पष्ट विचारधारा का अभाव होना। भाजपा, भाकपा और माकपा को छोड़कर अन्य सभी दलों की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। मतलब वे अन्य या सभी एरीज वैचारिक रूप से एक दूसरे के करीब हैं, उनकी नीतियां और कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। लगभग हर पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और गांधीवाद की वकालत करती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी उनको फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा तथाकथित वैचारिक दलों सहित हर पार्टी केवल एक ही विचारधारा से निर्देशित होती है, सत्ता हथियाना। मतलब हर पार्टी का जो मेन मोटिव होता है वो उस पॉलिटिकल चेयर को अटेन करना होता है। उसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित रह जाती हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक विचारधारा के बजाय मुद्दा आधारित हो गई है और व्यवहारिकता ने अपने सिद्धांतों को, प्रतिबद्धता को बदल दिया है।
अब अगर हम बात करें एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली, तो देखिए एक प्रभुत्व से यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो कांग्रेस पार्टी है सबसे ज़्यादा पुरानी है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट या सबसे लंबे टाइम तक उसने इंडिया पे रूल किया है, इंडिया में रूलिंग गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की। तो बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद भी भारत में राजनीतिक परिदृश्य पर लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, और इसीलिए एक प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने भारतीय पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली या फिर कांग्रेस प्रणाली भी कहा है। ठीक है, तो बाकी के राष्ट्र दल जैसे कि जनता दल और भाजपा दल भी हैं, लेकिन जो कांग्रेस है उसको एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली कहने के पीछे क्या मकसद है वो जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा आता है यहाँ पर व्यक्तित्व पंथ। तो अक्सर पार्टियों को एक प्रतिष्ठित नेता के अराउंड ही आपने घूमते हुए देखा होगा, जो कि पार्टी और उसकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पार्टियों को उनके नेताओं को और उनकी विचारधाराओं से जाना जाता है, और पार्टियों को उनके घोषणा पत्र से नहीं जाना जाता है बिल्कुल भी। वो घोषणा पत्र केवल विचार जो भी घोषणा पत्र के अंदर विचार या जो भी बातें कही जाती हैं वो केवल और केवल वोटिंग या जो चुनावी प्रक्रिया है वहीं तक सीमित रह जाती है। तो यह एक तथ्य है कि कांग्रेस की लोकप्रियता मुख्य रूप से नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नेतृत्व के कारण ही थी। तमिलनाडु में बाकी के आपने जैसे तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में जो हमारे पास अन्य ग्रुप्स हैं उसमें आपने एनसी रामचंद्रन और एनटी रामाराव के साथ मान्यता मिली, ये सारी चीज़ें आपने न्यूज़ में अक्सर देखी होंगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ पारंपरिक कारक भी हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों में राजनीतिक दलों का गठन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है। दूसरी तरफ भारत में बड़ी संख्या में दल धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति आदि इन सब चीज़ों को आधार बनाया जाता है, जैसे कि शिवसेना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं जो कि किस बेसिस पर बनते हैं, या तो कई बार लिंग्विस्टिक बेसिस या कल्चरल बेसिस पे, ठीक है, या रिलीजियस बेसिस पे। तो अब आगे चलते हैं हम राष्ट्रीय और राज्य दलों की मान्यता। तो कैसे किसी दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल घोषित किया जाता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो चुनाव आयोग है वो चुनाव के उद्देश्यों से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, और उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रीय या फिर राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो अन्य पार्टियों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा पार्टियों को आयोग द्वारा दी गई मान्यताएं कुछ विशेष अधिकारों के उनके अधिकारों को निर्धारित करती है, जैसा कि पार्टी के प्रतीक, ठीक है, प्रतीकों का आवंटन, मतलब पार्टी के पास क्या सिंबल होगा वो उनको देना, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान करना और मतदान सूची तक पहुंच। ठीक है, उसके अलावा प्रत्येक राजनीतिक दल या राष्ट्र दल को एक प्रतीक आवंटित किया जाता है जो कि पूरे देश में उसके उपयोग के लिए विशेष रूप से आरक्षित होता है। इसी तरीके से प्रत्येक राज्य पार्टी को एक प्रतीक आवंटित किया जाता है जो कि विशेष रूप से उन राज्यों में उसके उपयोग के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, तो राष्ट्र दल और या फिर राज्य पार्टी दोनों को इस प्रकार से एक प्रतीक आवंटित किया जाता है जो कि उनके उपयोग के लिए आरक्षित होता है, जिससे इसे ये मान्यता मिल जाती है। और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी दूसरी ओर मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक प्रतीक का चयन कर सकती है, या अन्य शब्दों में हम कहें तो आयोग कुछ प्रतीकों को आरक्षित प्रतीक के रूप में निर्दिष्ट करता है जो कि मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए होते हैं, और बाकी जो मुक्त प्रतीक हैं वो अन्य उम्मीदवारों के लिए होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ शर्तें हैं कैसे किसी पार्टी को राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। तो पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय पार्टी। तो किसी भी 4 या अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा आम चुनाव में कम से कम 6% यहाँ पर वैलिड वोटिंग हो, और किसी भी राज्य या राज्यों में से लोकसभा आम चुनाव में कम से कम 4 सीटें उन्होंने जीती हों। यदि कोई पार्टी आम चुनाव में लोकसभा में से 2% सीटें जीतती है और ये उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं, एक अतिरिक्त मानदंड में शामिल किया गया है कि क्या पार्टी को 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें राज्य पार्टी की, तो यदि पार्टी संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए जितने भी वोट हैं उसमें से 6% वैलिड वोट उनको मिल जाते हैं, और इसके अलावा संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें उनको मिल जाती हैं, तो राज्य की पार्टी संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% सुरक्षित करती है। इसके अलावा अगर वह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1% सीट जीतती है।
और संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा की 3% सीटें जीतती है या विधानसभा की 3 सीटें, जो भी ज़्यादा हो, ठीक है, या तो 3% सीटें या विधानसभा की 3 सीटें। तो यदि एक प्रत्येक 25 सीट के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतता है, यदि संबंधित राज्य से लोकसभा को एक सामान्य इलेक्टोरल पर राज्य को आवंटित किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसके अनुसार किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।